उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल, जिसका काल निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है, इस काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में बहुत कुछ परिवर्तन आ गए थे। राजनीतिक दशा में परिवर्तन आए थे, सामाजिक दशा में भी परिवर्तन आए थे, ठीक उसी प्रकार आर्थिक दशा में भी परिवर्तन आए थे। इस काल में पशुपालन के स्थान पर कृषि आर्यों का मुख्य पेशा हो गया था। लौह क्रांति होने के कारण पर्याप्त मात्रा में लोहे के उपकरण उपलब्ध होने लगे थे, जिसका कि कृषि कार्य में और साथ ही साथ वनों की कटाई में उपयोग होने लगा था। और लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में भी क्रांति आ गई थी। फलतः कृषि उत्पादन बढ़ गया था और कृषि आर्थिक व्यवस्था का उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार हो गया था और पशुपालन ने गौण स्थान ले लिया था। वैदिक ऋचाओं में लोग अब भी पशुधन की वृद्धि की कामना करते थे। भले ही कृषि मुख्य पेशा हो गया था, पशुपालन मुख्य गौण पेशा था, लेकिन अब भी वैदिक ऋचाओं में लोग पशुधन की वृद्धि की कामना किया करते थे, क्योंकि पशु चल संपत्ति के मुख्य आधार थे। मुख्य तौर पर गाय, भेड़, बकरियां एवं घोड़े पाले जाते थे। वैसे भी कृषि में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान था। पशु, बैल इत्यादि की सहायता से ही कृषि कार्य किए जा सकते थे, तो पशुओं का भी स्थान आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण था। लगभग 1000 ईसा पूर्व में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में लोहे के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मृतकों के साथ अत्यधिक मात्रा में औजार मिले हैं। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लोहे के प्रयोग होने के प्रमाण मिले हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है। तत्कालीन जो ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, उसमें कृषि कर्म का पर्याप्त मात्रा में उल्लेख हुआ है और इससे पता चलता है कि तत्कालीन ग्रंथ एक एक बातों का, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का ध्यान रखता था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी गतिविधियों का उसमें तत्कालीन ग्रंथों में वर्णन किया गया है। इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी वर्णन मिलता है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि समस्त आर्य लोग गंगा घाटी में कृषि व्यवसाय करने लगे थे और पशुपालन इनका गौण पेशा हो गया था। अतरंजी खेड़ा में सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहे के बने उपकरणों के प्रयोग होने से कृषि का विस्तार होने के अतिरिक्त फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई तथा धान प्रमुख फसल बन गई। कृषि अधिशेष ने जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया था। एक बात मायने रखती है, महत्वपूर्ण है कि कृषि और अधिशेष ने जनसंख्या वृद्धि में भी अपना योगदान दिया था। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप एवं नहर अथवा कुलिया का उल्लेख मिलता है। इसमें हल की नाली को सीता कहा जाता था। अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवेन ने हल और कृषि को जन्म दिया। हलों का फाल लकड़ी से निर्मित होता था। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। कृष्ण का भाई हलधर कहलाता था। तत्कालीन जो आराध्य देव हैं श्री कृष्ण जी, वो उस समय भी युग पुरुष के रूप में
स्थापित हो चुके थे। उनके भाई जिन्हें बलराम के भी नाम से जाना जाता है, हलधर के नाम से जाना जाता है और संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है। उनका हलधर नाम विख्यात हो चुका था क्योंकि उनका प्रमुख अस्त्र हल था, इसलिए उनका नाम हलधर विख्यात हो चुका था। इस काल की मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई। यजुर्वेद में व्रीहि अथवा धान, यव अथवा जव, माड़ अथवा उड़द, मुदक अथवा मूंग, गोधूम अथवा गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। चावल के अवशेष हस्तिनापुर में मिले हैं जो कि 8वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल के लोग कई प्रकार के तिलहन का भी उत्पादन करते थे। इस काल में हाथी को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हस्ती या वारण शब्द का प्रयोग किया गया है। चर्मकार, कुम्हार तथा बढ़ईगिरी के शिल्प में भी काफ़ी प्रगति दिखाई देती है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि ऊनी अथवा ऊन शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। बुनाई का काम प्रायः स्त्रियां करती थीं। कढ़ाई करने वाली स्त्री को पेशस्करी कहा जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन शब्द तथा ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठम शब्द से व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया जाता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार वर्णन हुआ है तथा सूदखोर को कुसीदीन कहा गया है। मृदभांड उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला व लाल मृदभांड, काले पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक है। इन मृदभांड वाले स्तरों में कांच की निधियां और चूड़ियां मिली हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का वर्णन है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णाल आदि माप की विभिन्न इकाइयां थीं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, जो अब एक मुद्रा माना जाने लगा, द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। एक निष्क 4 सुवर्णों के बराबर, 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर, 1 शतमान 100 रत्ती के बराबर होती थी। बाद की मूलभूत इकाइयां रत्तिका, गुंजा तथा दृष्टान होती थी। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का भी ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिनसे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है तथा व्यापार पर्ण द्वारा संपन्न होता था। सिक्कों का अभिनियमित प्रचलन नहीं हुआ था। सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। इस काल के लोग स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त टीन, तांबे, चांदी और शीशे से भी परिचित हो चुके थे। उत्तर वैदिक काल में धातु शिल्प उद्योग बन चुका था और धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। तांबे को गलाकर संभवतः विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बिहार से 1500 ईसा पूर्व के अत्यधिक मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं। वैदिक काल में तांबे की आपूर्ति के लिए राजस्थान के खेतड़ी की खानों का उपयोग किया जाता था। तैत्तिरीय आरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है। हस्तिनापुर और कौशाम्बी इस काल के प्रारंभिक नगर थे, जिन्हें आद्य नगरी स्थल कहा जा सकता है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य पेशा था और साथ ही साथ पशुपालन भी गौण पेशा था। लोग अनेक प्रकार के अनाज, तिलहन,
दलहन उपजाते थे। साथ ही इस काल में महाजन कार्य के भी उल्लेख मिले हैं। सूदखोरी का काम भी होता था। कई प्रकार के शिल्प भी उन्नत थे, व्यापार भी उन्नत थे। समुद्री व्यापार के भी संकेत मिले हैं। भले ही वो सीमित रूप में रहे हों, लेकिन समुद्री व्यापार के, बाह्य व्यापार के संकेत भी इस काल में मिले हैं। कई प्रकार की माप की विभिन्न इकाइयाँ भी प्रचलित थीं। इससे भी व्यापार के उन्नतिशील होने का पता चलता है। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त अनेक धातुओं से भी लोग, जैसे टीन, तांबे, चांदी, शीशे जैसे धातुओं से भी लोग परिचित हो चुके थे। स्वर्ण के लिए भी अलग प्रकार के माप निश्चित थे। इस काल में धातु शिल्प भी एक उद्योग बन चुका था। साथ ही इस काल में नगरों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। इस प्रकार एक सीमित रूप में ही सही, लेकिन नगरीय सभ्यता का भी आरंभ हो चुका था, जो व्यापार की समृद्धि का सूचक है। इस प्रकार कृषि, व्यापार, शिल्प इस काल में पर्याप्त मात्रा में समुन्नत थे।